मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले स्टैंडर्ड 9th की अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। तो देखते हैं सबसे पहले सेट्स क्या होता है और उसके बाद इस चैप्टर के बेसिक्स देखने के बाद उसके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो सेट्स का एक डेफिनेशन है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जहाँ पर एलिमेंट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेट्स का डेफिनेशन। तो सेट का जो डेफिनेशन है वो है सेट्स is a collection of elements। तो क्या डेफिनेशन है कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कोई भी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर एलिमेंट बोलते हैं। तो किसी भी वैल्यूज को अगर मैं ले लूँ तो वैल्यूज 1 2 3 4 होगा, कोई सिंबॉलिक फॉर्म में होगा, कुछ भी होगा। तो किसी भी चीज़ का सिंबॉलिक फॉर्म का या किसी भी वैल्यूज का, किसी भी अल्फाबेट्स का, उसे हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स काउंट करते हैं। तो उसका अगर मैं कलेक्शन लूँ तो उसे हम लोग सेट्स कहते हैं। तो वो होता है सेट्स की सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अब देखिए सेट्स जो होगा, अब सेट्स हम लिखते किस तरह से, तो सेट्स हमेशा डिनोट होता है एक कैपिटल अल्फाबेट से। तो जब भी आपको सेट का नाम देना होगा तो हमेशा एक कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। वो अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको सेट का नाम देना होगा तो सेट का नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में होगा। वो ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ, तो मैंने सेट लिखा ए, तो ये मेरा सेट का नाम। अब सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मतलब सेट्स के अंदर कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आएंगे। तो वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इस ब्रैकेट्स को हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो दो टाइप के कर्ली ब्रैकेट होता है, एक होता है ये और एक होता है ये। तो इसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स और इसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो हम लोग सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे, सबसे पहले सेट का नाम होगा। तो सेट का नाम कोई भी कैपिटल अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे, मतलब ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ही आएंगे। तो सपोज मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, तो 1 2 3 4 5, मैंने टोटल 6 वैल्यूज एक सेट्स के अंदर लिख दिए। तो ये क्या होगा, ये एक सेट है जिसका नाम है ए और जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेकर 6 तक, वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंक्लोज्ड है। तो ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये हमारा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो कभी भी सेट्स को लिखोगे तो हम लोग यही स्टाइल्स में सेट्स को लिखते हैं। अब देखिए सेट का एक और रूल है। तो पहला रूल है कि सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल अल्फाबेट में होगा। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे और सेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगे वो वैल्यू कभी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स का मतलब कि एक बार सेट के अंदर 1 आ गया तो वो पूरा सेट खत्म होने तक फिर से 1 नहीं आने वाला है। तो ये सारे सेट्स के जो थोड़े मोड़े बेसिक्स है हमने देख लिए कि सेट्स का डेफिनेशन देख लिया कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जहां पर एलिमेंट का मतलब होता है वैल्यूज। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेट्स को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं कोई भी एक कैपिटल अल्फाबेट से। वो कैपिटल अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है। एक बार सेट को नाम दे दोगे उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन और जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो सेट्स के अंदर ब्रैकेट्स में आएंगे। उस ब्रैकेट्स को हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक होते हैं क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो जो भी वैल्यूज आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एंक्लोज्ड होंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक और रूल देखा कि सेट के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट्स नहीं होता है। मतलब एक बार सेट के अंदर 1 आ गया तो वो पूरा सेट खत्म होने तक फिर से 1 नहीं आने वाला है। उसी तरह अगर एक बार सेट के अंदर 4 आ गया तो वो पूरा सेट खत्म होने तक फिर से 4 नहीं आने वाला है। तो चलिए आगे के बेसिक्स भी देख लेते हैं। आगे का देखते हैं। अभी तक हम लोग ने देख लिया कि सेट्स का डेफिनेशन क्या था। उसके बाद हम लोग ने देखा कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंक्लोज्ड होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेट्स को अगर कोई भी नाम देना होगा तो वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स में ही आएंगे और सेट्स के अंदर कभी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज नहीं आ सकते। मतलब एक एलिमेंट्स अगर एक बार सेट में आ गया तो वो पूरा सेट खत्म होने तक वही वैल्यू फिर से वो सेट में नहीं आ सकता है। तो चलिए आगे का कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अब देखिए सेट्स जो है उसे हम लोग 2 वेज में लिख सकते हैं। तो वो दोनों वेज देख लेते हैं कि सेट्स को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो सेट्स के लिखने के टोटल कितने वेज है, 2 वेज है। तो जो पहला वे उसे हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, या फिर उसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये पहला मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। और एक दूसरा मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं रूल मेथड, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए
सेट्स को हम लोग दो वेज में लिख सकते हैं। जो पहला वे उसे हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म, और जो दूसरा मेथड है उसे हम लोग कहते हैं रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोनों वेज किस तरह से है। तो अभी जब हम लोग ने बेसिक्स देखा स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे देखा हमने कोई एक मैंने सेट्स लिखा था ए के अंदर, और उसके अंदर वैल्यूज थे 1 2 3 4 5 6। तो जब भी हम लोग इस तरह के सेट्स लिखेंगे, मीन्स डायरेक्टली सेट का नाम इज इक्वल्स टू का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज को एंक्लोज करेंगे, तो ये वाले सेट को हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। अब देखिए दूसरा क्या होगा। तो दूसरा यहाँ पर क्या दिखा है, यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा B और उसके अंदर मैंने वैल्यू लिखा 2 4 6 8 10, यहाँ तक मैंने 10 तक वैल्यूज लिखा। तो देखिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा, जब आपको बोला जाएगा कि रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में करना है, तो वो समय पे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया होगा। तो हमें क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा और हमें उसका आंसर लिखना होगा। तो देखिए हम लोग आंसर किस तरह से लिखेंगे, मीन्स रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि कैपिटल B इज इक्वल्स टू, फिर सेट्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट्स को देखने का दिया पता चल रहा है कि वो इवन नंबर है, और वो इवन नंबर कहाँ तक है, 10 तक है। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये सारे नंबर्स इवन नंबर है, और वो इवन नंबर कहाँ तक है, सिर्फ 10 तक है। तो देखिए हम लोग रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे, तो हम लोग लेंगे स्मॉल b, तो जो भी सेट का नाम होगा हम लोग वही ले सकते हैं अंदर स्मॉल में, या फिर हम लोग x यूज कर सकते हैं। तो हम लोग या फिर x या फिर स्मॉल b यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x यूज किया, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर से x लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे रीड किस तरह से करते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए देख लीजिए कि रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते कैसे। तो हम लोग जो भी सेट का नाम होगा वो लिखेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन, कर्ली ब्रैकेट में 2 स्मॉल अल्फाबेट सेम वाले यूज करेंगे। हमने अगर स्मॉल b यूज किया तो दोनों के स्मॉल b होगा, अगर हमने x यूज किया तो दोनों जगह पे x होगा। उसके बाद हम लोग उसको एक सेंटेंस में लिखेंगे कि ये असली में है क्या। तो ये क्या है, इवन नंबर अप टू 10, तो हम लोग लिखेंगे x इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर अप टू, तो कहां तक है इवन नंबर, 10 तक है। तो हम लोग ने 10 तक लिख लिया। तो ये वे में अगर हम लोग लिखेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और अगर हम लोग ने ये वे में लिखा तो इसे हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन रूल मेथड का पूछा जाएगा तो हमेशा आपको बोला जाएगा कि रूल मेथड में सॉल्व करो, तो आपको जो क्वेश्चन देगा वो ये फॉर्म में देगा, मीन्स लिस्टिंग के फॉर्म में देगा। और जब भी आपको लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म लिखने को कहा जाएगा तो क्वेश्चन रूल मेथड से दिया जाएगा, मतलब ये हमें दिया जाएगा और हमें ये लिखने को बोला जाएगा। मतलब क्वेश्चन सिर्फ वाइस वर्सा होगा, अगर इसका क्वेश्चन पूछा ये सॉल्व करना है तो हमें क्वेश्चन ये वे में दिया होगा, अगर हम लोग को लिस्टिंग मेथड निकालना होगा तो हमें क्वेश्चन रूल वे में दिया होगा। अब देखिए इसे हम लोग रीड किस तरह से करते हैं ये भी देख लेते हैं, और ये बहुत ही ईजी होता है। तो हम लोग इसे रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले ये b क्या है, b इज अ सेट, तो हम लोग लिखेंगे b इज अ सेट। तो ये हो गया b इज अ सेट। अब देखिए ये जो पहला वाला x है ये डिनोट करता है ये सारे वैल्यूज को, तो हम लोग क्या करेंगे, b इज अ सेट फॉर ऑल हम लोग ने क्या अल्फाबेट लिया, x फॉर ऑल x। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम लोग कहते हैं सर्च दैट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्च दैट। ये जो स्मॉल लाइन है इसे हम लोग कहते हैं सर्च दैट। तो हम लोग इसे रीड किस तरह से करेंगे, b इज अ सेट फॉर ऑल x, मतलब ये सारे वैल्यूज के लिए फॉर ऑल x, सर्च दैट। अब ये x का मतलब क्या है, तो सर्च दैट जो आगे होगा एज इट इज कॉपी, x इज एन इवन नंबर अप टू 10। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म को रीड किस तरह से किया। तो हमने इसे रीड किसे किया, b इज अ सेट, मतलब b जो है वो सेट का नाम है, ये जो पहला है ये सभी के लिए, तो फॉर ऑल x। अब ये सारे x असली में है क्या, तो मुझे बताना पड़ेगा फॉर ऑल x सच दैट ये x का जो मतलब है वो क्या है, x इज एन इवन नंबर अप टू 10। तो ये थे बेसिक्स जो कि हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 1.1 में लगने वाले हैं। तो हमने क्या क्या बेसिक्स में देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि सेट का डेफिनेशन देख लिया, तो उसके बाद हमने देखा कि सेट्स को हम लोग किस वे में लिखते हैं, मीन सेट का जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने देखा कि सेट्स के अंदर वैल्यू कभी रिपीट नहीं होंगे। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होंगे। उसके बाद देखा हम लोगों ने सेट्स को लिखने के 2 वे हैं, तो पहला जो वे वो है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म, और जो दूसरा वे वो है रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी लिस्टिंग मेथड का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें क्वेश्चन कुछ ये वे में दिया रहेगा, मीन्स ये वे में दिया रहेगा, और जब हमें इसका क्वेश्चन पूछा होगा
तो हमें क्वेश्चन ये वे में दिया होगा, मतलब इसको इसमें करना है या फिर इसको इसमें करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म ये इजी वाला मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, और रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं, मीन्स मगर सिर्फ इसमें ये चीज हमें ऐड करना है। उसके बाद हम उसे रीड किस तरह से करते हैं कि बी इज अ सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट, और ये आगे का एज इट इज कॉपी हो जाता है, तो फॉर सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर अप टू 10। तो ये सारे बेसिक्स को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हमें जो सेट्स है वो कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मतलब पहला वाला वे जिसे हम लोग लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्टली सेट का नाम लिखना है, इज इक्वल्स टू का साइन देना है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट्स को एनक्लोज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला क्या दिया, सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखिए इवन नंबर मीन्स क्या होता है, जो भी टू के टेबल में डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इवन नेचुरल नंबर लिखना है। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर हम लोग ने बेसिक्स पहले भी 8th स्टैंडर्ड तक देख लिया है कि नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर होगा जो 1 से शुरू होता है और वो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब वो वैल्यू चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो जो भी नंबर 1 से शुरू होता है अप टू इन्फिनिटी तक जाता है और वो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब ये सारे तो नेचुरली नंबर है, उसमें इवन भी होने चाहिए। इवन मीन्स वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर में 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से आएंगे, 2, क्योंकि 2 जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो देखिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे, एक सेट का नाम दे देंगे, तो मैं यहाँ पर सेट का नाम ए दे देता हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यूज लिखते जाऊंगा। तो 2 ये इवन नंबर है, उसके बाद 4 ये भी इवन नंबर है, जो भी 2 के टेबल में डिविजिबल होंगे 6, 8, 10, 12। अब वो कहाँ तक लिखना है वो हमें बताया नहीं है, तो हम लोग 12 तक लिखने के बाद उसको डॉट 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 डाल देंगे। इसका मतलब वो वैल्यू चलते जाएगा, क्योंकि हम लोग को स्टॉप करने को उसने बोला ही नहीं कि कहाँ तक लिखना है, तो हम लोग उसे इन्फिनिटी तक लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, एक सेट लिखा जिसके अंदर इवन नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से इन्फिनिटी तक होता है, और उसके अंदर इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारे नंबर्स इवन नंबर होंगे। तो वो कहाँ तक लिखना हमें बताया नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे इन्फिनिटी तक लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब देखिए प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर मीन्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए पहला प्राइम नंबर जो होता है, अब देखिए स्टार्टिंग होता है नंबर 1 से, लेकिन 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और दूसरे टेबल में नहीं आता है 1 को छोड़ के, और कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो खुद के टेबल में भी आता है और दूसरों के टेबल में भी आता है, तो उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर 1 से लेके 50 तक कितने होंगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ प्राइम नंबर और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर शुरू होगा 2 से, क्योंकि 2 सिर्फ खुद के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, हमें 1 से कंपेयर नहीं करना है क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला प्राइम नंबर होगा 3, क्योंकि 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद अगला नंबर होगा 4, लेकिन 4 जो होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि वो खुद के टेबल में भी आता है और वो 2 के टेबल में भी आता है, मीन्स दूसरों के टेबल में भी आ रहा है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। अगला नंबर है 5, जो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। अगला नंबर है 6, जो कि खुद के टेबल में भी आएगा, 6 के भी, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर नहीं कह सकते। प्राइम नंबर मतलब वही नंबर होंगे जो सिर्फ खुद के टेबल में आने वाले, हमें 1 से कंपेयर नहीं करना है। अगला नंबर होगा 7, अगला नंबर है 8, जो कि कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि वो खुद के टेबल में भी आएगा और 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। उसी तरह 9 कॉम्पोजिट नंबर, 10 कॉम्पोजिट नंबर, 11 प्राइम नंबर, 12 कॉम्पोजिट नंबर। फिर उसके बाद 13, 14 जो होगा वो कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि वो 2 और 7 में भी आएगा। उसके बाद 15 भी कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि वो 3 और 5 में भी आएगा। 16 भी कॉम्पोजिट नंबर, 17 प्राइम नंबर। अब मैं सारे प्राइम नंबर्स लिख लेता हूँ। तो 17 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होगा वो होगा 19, क्योंकि 18 जो होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। 19 के बाद 20 भी कॉम्पोजिट नंबर, 21 भी कॉम्पोजिट नंबर, 22 भी कॉम्पोजिट नंबर, 23 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा क्योंकि वो 23 सिर्फ 23 के टेबल में आएगा। उसी तरह 24 जो होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा, 25 भी कॉम्पोजिट नंबर, 26 भी कॉम्पोजिट नंबर, 27 भी कॉम्पोजिट नंबर, 28 भी कॉम्पोजिट नंबर। तो अगला प्राइम नंबर होगा 29। उसके बाद 30 जो होगा वो कॉम्पोजिट नंबर, 31 जो होगा वो प्राइम नंबर, 32 होगा कॉम्पोजिट, 33 होगा कॉम्पोजिट। उसके बाद 34 भी होगा कॉम्पोजिट, 35 भी होगा कॉम्पोजिट, 36 भी होगा कॉम्पोजिट, 37 जो होगा वो होगा प्राइम नंबर। इसी तरह सारे नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो जो प्राइम नंबर में नहीं होंगे वो सारे नंबर कौन से होते हैं,
कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो 37 के बाद अगला जो है वो है 41, 43, 47। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर, और जो बीच के नंबर मैंने यहाँ पर नहीं लिखे वो सारे कॉम्पोजिट हो जाएंगे। अब देखिए मुझे लिखना क्या है, सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए और वो 50 तक ही होना चाहिए। अब देखिए पूरे अगर मैंने सारे प्राइम नंबर लिखे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तभी भी तो सिर्फ एक ही नंबर होगा जो कि इवन प्राइम नंबर होगा। इवन मतलब वो 2 के टर्म में भी डिविजिबल होगा। तो अगर आप लोग प्राइम नंबर पे ध्यान दोगे तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा दिखेगा जो कि इवन प्राइम नंबर होगा, क्योंकि बाकी सारे नंबर जो होंगे वो ऑड प्राइम नंबर होंगे, वो कभी इवन प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो 1 से लेके 50 तक पूछा जाए या 1 से लेके इन्फिनिटी तक पूछा जाए, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो क्या है 2। तो मैंने सेट के अंदर 2 लिख लिया। अब चलिए देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। आप लोग ने ग्राफ देखा होगा तो उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक ये एक्सिस होता है और एक ये एक्सिस होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जो कि है 0। इसके राइट साइड में जितने भी वैल्यू वो सारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे और वो इन्फिनिटी तक होंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा, जितना हमें चाहिए हम उतना लिख सकते हैं। यहाँ पर सारे नेगेटिव वैल्यू होंगे और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक होंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होंगे, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होंगे, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स मतलब कोई भी एक एक्सिस के सारे वैल्यूज। तो या फिर मैं एक्स एक्सिस लूँ या फिर मैं वाई एक्सिस लूँ, कोई भी एक एक्सिस के अगर मैं सारे वैल्यूज ले लूँ तो उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। अब देखिए हमें क्या लिखना है, नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए कोई भी एक एक्सिस पे कितने वैल्यू होंगे, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो किसी भी एक्सिस पे इतने वैल्यूज होते हैं, मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 करके अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है कि सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब हमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को लिखना है, नेगेटिव वैल्यू -1 तक, इतने वैल्यूज हमें लिखने। तो अब देखिए हम लोग जब भी सेट्स में लिखते हैं तो जो आगे का वैल्यू होता है वो छोटा वैल्यू होता है, उसके बाद वो वैल्यूज बढ़ता रहता है, मतलब वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ, सेट का एक नाम ले लेता हूँ C। अब मुझे क्या लिखना है, सिर्फ इंटीजर्स तो लिखने हैं मगर सिर्फ नेगेटिव लिखना है, मतलब मुझे सिर्फ इतने ही वैल्यूज को सेट्स के अंदर लिखना है। तो अब देखिए जो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। अगर मैंने -10 और -8 ये दोनों में पूछा कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो नेगेटिव में जो नंबर छोटा दिखता है वो नंबर बड़ा होता है, मतलब यहाँ पर -8 जो होगा वो -10 से बड़ा होगा। तो अब हम लोग सेट्स के अंदर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें छोटा नंबर लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर नेगेटिव में होगा -इन्फिनिटी, तो हम लोग -इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, हम लोग डॉट 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 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कोई भी 3-4 नंबर लिख देंगे, -4, -3, -2 और -1। तो ये सारे नंबर्स हैं जो कि सेट्स में हम लोग ने लिखे हैं, और वो सारे नंबर जो है वो सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। हम लोग ने डॉट डॉट से क्यों शुरू किया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है, उसके बाद ये सारे वैल्यूज आएंगे। तो हम लोग ने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम मीन्स हमने सुना है कि सा रे गा मा पा ध नी सा, तो ये सारे जो है वो 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर D = सबसे पहले क्या है सा, तो SA, फिर रा रे, फिर उसके बाद गा, फिर उसके बाद मा, फिर उसके बाद पा, फिर उसके बाद ध, फिर उसके बाद नी, और उसके बाद फिर से सा आएगा। तो हम टोटल 7 बेसिक साउंड्स हैं। तो 7 बेसिक्स नहीं, असली में सरगम में 8 बेसिक साउंड्स होते हैं, सा रे गा मा पा ध नी सा। अब ये जो सा है ये फिर से आ रहा है, मगर हमने सेट्स में देखा है कि जो वैल्यू एक बार आएगा वो वैल्यू हम लोग फिर से नहीं लिख सकते, तो हम लोग सिर्फ नी तक ही लिखेंगे। और ये टोटल 7 बेसिक साउंड्स हो गए, सा रे गा मा पा ध नी। और सा हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि सेट्स के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है। अगर यहाँ पर 7 नहीं पूछा होता, यहाँ पर सिर्फ पूछा होता बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, तभी भी हम लोग सिर्फ 7 ही लिखते हैं, क्योंकि जो 8वां वाला है वो फर्स्ट वाले के से डुप्लीकेट है और डुप्लीकेट वैल्यू सेट्स के अंदर नहीं आते। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो वो बेसिक्स कुछ ये है कि जहां पर भी आपको इस तरह का साइन दिखेगा इसे हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। जहां पर कुछ इस तरह का साइन दिखेगा वहां पर हम लोग बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये साइन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स, और उसे कट कर देंगे तो वो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद जहां पर भी आपको क्यू दिखेगा तो उसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर मतलब जो अपॉन के फॉर्म में आता है उसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद जहाँ पर भी आपको n दिखेगा उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 से शुरू होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद जहाँ पर भी आपको w दिखेगा उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? जो नंबर शुरू होता है 0 से और वो जाता है इन्फिनिटी तक उसे कहते हैं हम लोग होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा है और वो क्या है? 0। बाकी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे नंबर होल नंबर में भी आते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी हम लोग ने z देखा या फिर i देखा उसे हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स, और जहाँ पर भी हम लोग ने r देखा उसे हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स हैं हम लोग ने मैथ्स में देखे वो सारे नंबर्स अब तक रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ये सारे सिंबल्स लगने वाले हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट, मतलब हमें सिंबल्स में दिया है उसे हमें लिखना है वर्ड्स में। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 4/3 इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, और Q का मतलब क्या है? रैशनल नंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया -2, तो हम लोग किसी तरह लिखेंगे -2। ये वाले साइन का मतलब क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें सेट जो दिया है वो रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, उसे हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना है। तो मैंने बताया था कि इसे रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेट का नाम, तो हम लोग लिखेंगे P इज अ सेट। उसके बाद ये आगे वाले P को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर ऑल P। फिर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर्च दैट। ये मैंने बेसिक्स में बताया था, सर्च दैट, और उसके आगे का एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो P इज एन ऑड नंबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो हमें कोई भी 2 सेट लिखना है, उसे रूल मेथड और लिस्टिंग फॉर्म दोनों में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी 2 सेट लिखते हैं, तो मैं अपने मन से लिखूंगा, तो आप लोग भी अपने मन से लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिस्टिंग मेथड का लिख लेता हूँ। तो मुझे 2 सेट लिखना है, तो ये पहला वाला सेट, तो मैं डायरेक्टली ए लिखूंगा, सेट के अंदर 1 2 3। तो ये हो गया मेरा पहला लिस्टिंग मेथड। उसके बाद मुझे एक और लिखना है, तो मैंने सेट का नाम ले लिया बी, उसके अंदर मैं लिख लिया 2 4 6 8 10। तो ध्यान देना है सिर्फ इतना ही कि जो भी सेट्स के अंदर वैल्यूज लिखेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और बाकी वो कोई भी फॉर्म में होगा चलेगा, लेकिन सब में कुछ तो कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया, यहाँ पर 2 4 6 8 10 मतलब मैंने इवन नंबर्स लिख दिया। अब मैं लिख लेता हूँ रूल मेथड के लिए भी कोई भी 2। तो रूल मेथड इसके लिए भी मैं 2 लिख लेता हूँ। तो पहला मैं लिखता हूँ ए ब्रैकेट में, ए सच दैट ए इज एन इवन नंबर। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने अपने मन से लिख लिया कि ये वो इवन नंबर होगा। मैं एक और रूल मेथड से अपने मन से लिख लेता हूँ बी ब्रैकेट में, बी सच दैट बी इज एन ऑड नंबर। तो 2 लिखना था, तो मैंने अपने मन से ये दोनों लिख लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड मतलब जो पहले वाला मेथड है वही, मतलब लिस्टिंग मेथड या फिर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो वही मेथड है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही आसान है। ऑल द मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। तो यहाँ पर सभी को पता होगा जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर, लेकिन वो इंडियन सोलर ईयर का नहीं है, वो जॉर्जियन कैलेंडर का है। तो हमें वो नहीं लिखना, हमें इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स लिखने हैं। तो हमें चैत्र वैशाख पता होना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सेट ले लेता हूँ, तो लिखते हैं। पहला है वो चैत्र, फिर वैशाख का, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, मार्गशीर्ष, फिर उसके बाद पौष, फिर उसके बाद माघ, और लास्ट में आता है फाल्गुन। तो हमें टोटल ये 12 मंथ्स याद होने चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वो 12 मंथ्स कौन से इंडियन सोलर ईयर के? तो वो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। तो ये टोटल 12 मंथ्स आपको याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डालने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन में फंस जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन है लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। हमें जो कॉम्प्लीमेंट एक अल्फाबेट, अरे सॉरी कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड दिया है उसके हमें लेटर्स लिखने, तो लेटर्स मतलब अल्फाबेट्स होते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो बी के अंदर लिखता हूँ, हमें क्या लिखना है, लेटर्स लिखना है। लेटर्स मतलब एक एक करके लिखना है। तो सी, उसके बाद ओ, उसके बाद एम, उसके बाद पी, उसके बाद एल, उसके बाद ई, फिर उसके बाद फिर से एम आएगा। लेकिन एम हमने सेट में एक बार लिख लिया, तो वो फिर से लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेट्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आते। अगला वैल्यू है ई, लेकिन ई भी हमारा सेट में आ चुका है तो वो भी नहीं आएगा। तो अगला वैल्यू है एन और अगला वैल्यू है टी। तो हमने लेटर्स लिख दिए वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट के, जहां पर जो वैल्यू रिपीट होगा वो वैल्यू सेट्स के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि सेट का रूल है कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन सेट्स। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेट्स ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स, हमने साइंस में पढ़ा है कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जिससे हम लोग सेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। तो पहला है आईज, जिससे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है नोज, जिससे हम लोग स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद है टंग, जिससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ईयर्स, जिससे हम लोग सुन सकते हैं। और लास्ट में है स्किन, जिससे हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जो हमने साइंस में पढ़े। तो वो कौन कौन से? आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया? सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो हमें प्राइम नंबर लिखना 1 से लेके 20 तक। तो प्राइम नंबर मीन्स क्या होते हैं? जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे, हम लोग यहाँ पर 1 से कंपेयर नहीं करने वाले। चलिए देख लेते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20 जो होंगे वो कितने होंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ एक सेट जो कि है डी। अब देखिए सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20 लिखना है। तो 1 to 20 का जो सेट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 2। अगला प्राइम नंबर है 3, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आएगा। उसके बाद है 5, वो भी खुद के टेबल में आएगा। उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 17 और लास्ट में है 19। तो ये सारे नंबर है 20 तक जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे और सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे। लेकिन हम लोग 1 से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि सारे नंबर्स 1 के टेबल में आने ही वाले हैं। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है जो लेके 1 से लेके 20 तक है, जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे, दूसरे कोई भी टेबल में नहीं आने वाले। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेम द कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो एक बार आप लोगों को प्राइम नंबर 1 से लेके 50 तक याद होना चाहिए। तो एक बार उसको प्रैक्टिस करो, कौन से नंबर खुद के टेबल में आते, कौन से नंबर खुद के टेबल में नहीं आते। जो नंबर खुद के टेबल में ही आएंगे वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर हो जाएंगे, और जो दूसरे के टेबल में भी आएंगे वो सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं नेम द कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स लिखना है। तो यहाँ पर सेट ले लेता हूँ मैं ई, करली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप होता है। तो जो हमारा इंडिया एक कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ये सारे कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशिया में आते हैं। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। तो वो कौन से? देखिए ए से स्टार्ट होने वाले 4 कॉन्टिनेंट्स है। तो मैं चारों कॉन्टिनेंट्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद एंटार्क्टिका। तो ये चारों जो कॉन्टिनेंट्स है वो ए से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है अमेरिका का काम, तो ये नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, और लास्ट में एक कॉन्टिनेंट बच गया जो कि है यूरोप। तो ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है जो हमारे वर्ल्ड में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल 5 सब क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूल मेथड। मतलब यहाँ पर हमें जो सेट लिखना है वो हमें लिस्टिंग फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमें उसे रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया? ए इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब देखिए आप लोगों को पता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका स्क्वायर मिलता है। तो उसी तरह अगर मैं 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 करूंगा तो वो 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 करूंगा तो 9, उसी तरह मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 तो 49, उसी तरह 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, 9 का स्क्वायर 9 × 9 81 और 10 का स्क्वायर 10 × 10 100। मतलब ये क्वेश्चन को देखने का ये पता चल रहा है कि उसके अंदर सारे स्क्वायर्स लिखे और वो स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लिखे? 1 से लेके 10 तक लिखे। तो हम लोग देखिए इसे किस तरह से लिखेंगे कि ए इज अ सेट फॉर ऑल ए सच दैट ए। हमें रूल मेथड में लिखना है, तो हमारा जो स्टाइल होगा वो ये होगा, मतलब सेट का नाम, जो भी सेट का नाम है उसको हम लोग अंदर स्मॉल में लिख सकते हैं 2 बार सच दैट के साथ, या फिर हम लोग कोई दूसरा अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे क्या है? इज अ स्क्वायर, ये सारे क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो कौन से नंबर के स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर फ्रॉम 1 to
10, तो हम लोग उसे इस तरह से लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। अब देखिए B इज अ सेट फॉर ऑल B सच दैट B। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, अभी आपको 6 का टेबल दिख रहा है और वो कहाँ तक दिख रहा है, 48 तक दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, B इज अ सेट फॉर ऑल B सच दैट B इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल मतलब वो 6 के टेबल का मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 6 अप टू, तो कहाँ तक लिखा है हम लोग ने, अप टू 48 तक। तो यहाँ पर अप टू 48। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, C और उसके अंदर जो वैल्यूज लिखे वो लिखे S, M, I, L, E। यहाँ पर क्या दिखे, लेटर्स दिखे, तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, C स्मॉल c सच दैट स्मॉल c। अब देखिए ये क्या है, ये सारे लेटर्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज अ लेटर्स ऑफ वर्ड। तो कौन कौन से वर्ड के वो लेटर हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर रीड करोगे तो SMILE वो स्माइल हो सकता है, तो वो सारे लेटर है स्माइल वर्ड के, तो हम लोग लिखेंगे स्माइल। और अगर मैंने माइल्स भी लिखा तो भी वो सारे लेटर उसमें आ जाते, तो हम लोग स्माइल भी लिख सकते हैं या फिर माइल्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, D इज इक्वल्स टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमें यहाँ पर क्या दिया, हमें यहाँ पर डे ऑफ वीक्स दिए, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे कि D स्मॉल d सच दैट D इज अ डेज ऑफ वीक। हमें सिर्फ खाली उसे सेंटेंस टाइप में लिखना है और उसका जो ये ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए जैसे हम लोग रूल मेथड में लिखते हैं। अब देखिए क्या दिया, x, तो x सच दैट x, यहाँ पर क्या दिया, लेटर दिया, तो इज अ लेटर ऑफ वर्ड। तो कौन से लेटर, कौन से वर्ड का लेटर हो सकता है, ईट का हो सकता है EAT, या फिर एट का हो सकता है ATE, या फिर वो टी का भी हो सकता है एंड टी का भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल पूरे 5 सब क्वेश्चन, जिसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि आगे के वीडियोस में टाइम टू टाइम आपके लिए लाता रहूं। तो हमारा चैनल जो है वो स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के लिए मैथ्स के वीडियोस भी लाता है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई रिलेटिव्स होंगे जो कि स्टैंडर्ड 11, 12 कॉमर्स में है, तो उनके लिए मैं मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।